फेक एक्सपेंसेस डिडक्ट कैसे करें। अगर आपको लगता है कि लोग आसानी से फेक एक्सपेंसेस दिखाकर टैक्स बचा लेते हैं तो आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। सच क्या है? क्या फेक एक्सपेंसेस दिखाकर टैक्स बचाना लीगल है या सीधे नोटिस और पेनल्टी का शॉर्टकट? 90% लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि कोई चेक नहीं करेगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आज इतना पावरफुल टूल्स है कि एक छोटी सी गलती भी पकड़ी जा सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेक एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैसे लोग गलती करते हैं और कैसे आप लीगल तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट हो, बिजनेसमैन हो या टैक्स सेव करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, वरना एक गलती आपको महंगी पड़ सकती है और आपके पास भी नोटिस आ सकता है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहला है रे से एनालिसिस करो, ठीक है। जो उनका कंपेयर है वो आपको करना है, जैसे कि करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर, एक्सपेंसेस वर्सेस सेल्स, ठीक है। तो वो कैसे करना है अभी मैं आपको एक्सेल सीट पर बताने वाला हूँ। तो चलते हैं एक्सेल सीट पर। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमारी सेल थी 15 लाख रुपए, ठीक है। एक्सपेंसेस थे 8,10,500 रुपये और नेट प्रॉफिट था 6,79,500 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हमारे 25-26 में फाइनेंशियल ईयर में 18 लाख रुपए सेल थी, एक्सपेंसेस थे 13 लाख रुपए और नेट प्रॉफिट था 6,50,581 रुपये। अब देखिए, इसका रेशो को एनालिसिस करना है। कैसे करना है ये आपको वीडियो में कोई नहीं बताएगा, मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे रेशो को एनालिसिस करते हैं एक बैलेंस शीट में। तो देखिए, सबसे पहले हम रेशो निकालते हैं एक्सपेंसेस का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका भी एक फॉर्मूला है, इक्वल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो आप हर एक एक्सपेंसेस का रेशो निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस ले लिए हैं, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही होगा, एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा कितने परसेंट आ गया? यदि हम रेशो की बात करें तो 54%, ठीक है। अब यदि हम निकालें फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रेशो तो क्या आएगा? देखिए, 24-25 में हमारा 54% है एक्सपेंसेस, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 25-26 की तो इसका रेशो क्या निकल के आएगा? इक्वल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। इसका कितना आ गया? 72%। यानी कि एनालिसिस कैसे करना है? 24-25 में हमारे एक्सपेंसेस थे 54%, ठीक है, 54%। लेकिन 25-26 में ऐसा क्या हुआ जिससे कि हमारे एक्सपेंसेस 72% हो गए, ठीक है। तो यही हमें रेशो को कंपेयर करना है। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें 25-26 की तो हमारे फेक एक्सपेंसेस को ऐड किया गया है। अब फेक एक्सपेंसेस को कैसे डिडक्ट करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको सर्च करना है कि फेक एक्सपेंसेस बुक्स में डले हुए हैं, ठीक है। तो उनके भी एक फॉर्मूले हैं, मेथड है चेक करने का, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको ऐसे कंपेयर करना है। अब जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 54% है और ये 25-26 में फाइनेंशियल ईयर में यदि ये 60% भी हो जाते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा यदि एक्सपेंसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है, गड़बड़ है, ठीक है। ये तो था एक्सपेंसेस के जो रेशो है उसको कंपेयर करना, ऐसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। और होता क्या है, जब हम बैलेंस शीट को फाइनलाइज करते हैं, फाइनलाइज करते समय, ठीक है, तो एक्सपेंसेस को ऐसे ही हम दिखाते हैं जैसे कि हमारी सेल भी बढ़ेगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जैसे 15 लाख थी तो हमारी जो नेक्स्ट ईयर में सेल इंक्रीज ही होती है, बहुत कम केसेस में हमारी जो सेल है वो डिक्रीज होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के रेशो को भी जैसे हम सेट करते हैं। सेट कैसे करते हैं? हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। तो इसका रेशो आ जाएगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल
ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये कितना आ गया 45%, 0.96, यानी कि 46% आ गया हमारा रेशो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। यदि हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं। इक्वल नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, तो इसका कितना आ गया 36। ठीक है, अब ये 36 क्यों आया? क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो गया, यानी कि घट गया। ये रेशो के द्वारा कंपेयर की जाती है फेक एक्सपेंसेस को नेट प्रॉफिट को। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे कंपेयर करना है। अब उसके बाद करना क्या होता है, लेजर स्क्रूटनी डिटेल्स चेकिंग। ठीक है, वो आपको चेक करनी है, जो एक एक लेज़र है उसकी स्क्रूटनी आपको करनी होती है। ईयर एंड में बल्क एंट्रीज, देखिए होता क्या है, नेट प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करते हैं, फेक एक्सपेंसेस डालते हैं और बल्क एंट्रीज डालते हैं ईयर एंडिंग में, यानी कि मार्च में। वो आपको चेक करना है। ठीक है, उनमें फेक एंट्रीज होती है हमारी, जो कि नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए फेक एंट्रीज की जाती हैं। ठीक है, और मार्च क्लोजिंग एंट्रीज की जाती हैं। अब उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। ठीक है, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको वेरीफाई करने हैं हर एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि बिल। ठीक है, जो इन्वॉइसेस होगा वो आपको चेक करना है, प्रॉपर जो एक्सपेंसेस है उसका बिल आपके पास है या नहीं है। यदि आपके पास इन्वॉइस नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस, क्योंकि आपके पास बिल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जीएसटी नंबर यदि है तो वो आपको चेक करना है एक्सपेंसेस का, जो इन्वॉइस का होगा। वेंडर डिटेल्स आपको चेक करनी है, फेक इन्वॉइसेस तो नहीं है वो आपको चेक करना है। अब उसके बाद बैंक वर्सेस कैश एनालिसिस, तो वो आपको चेक करना है, बैंक और कैश। ठीक है, कैश एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, नेट प्रॉफिट कम करने के लिए ज़्यादातर क्या होता है, कैश में एक्सपेंसेस को डाल देते हैं, जिससे कि हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाए और हमारा टैक्स कम बने। ठीक है, फेक एक्सपेंसेस कैश में दिखाई जाते हैं, तो वो आपको चेक करना है। वेंडर वेरिफिकेशन, ठीक है, वेंडर की वेरिफिकेशन आपको करनी है, पार्टी को वेरीफाई करें, जीएसटी पोर्टल पर चेक करें, एड्रेस भी और फ़ोन नंबर भी कंफर्म कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस है। अब इसके बाद मंथ वाइज एक्सपेंसेस चेक करो। ठीक है, एक एक मंथ को आपको लेना है, फिर उसमें एक एक एंट्री का आपको चेक करनी है एक्सपेंसेस की। ठीक है, अचानक होता क्या है, स्पाइक, स्पेशली मार्च, जैसे कि मार्च में खर्चों को इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद डुप्लीकेट एंट्रीज चेक करनी है। कभी कभी होता क्या है, डुप्लीकेट एंट्रीज़ को एंटर किया जाता है या गलती से हो जाती हैं, तो हमारे बुक्स में कोई डबल एंट्रीज तो नहीं है या डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। क्योंकि सेम बिल की 2 बार भी एंट्री हो जाती है, या मान लीजिए सेम अमाउंट रिपीट हो जाती है, वो आपको चेक करना है। अब उसके बाद पर्सनल वर्सेस बिजनेस एक्सपेंसेस, तो देखिए ज़्यादातर बिजनेस में होता क्या है, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है, वो होते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। तो पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड तो नहीं किए गए हैं बुक्स में। ठीक है, जो ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं तो वो बुक्स में ऐड किए जाते हैं। किसके कहने पर? वो ओनर ही कहते हैं कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको आपको ऐड करें, उनका नाम चेंज कर दें। ठीक है, नाम चेंज करके बुक्स में ऐड कर दें, तो वो आपको चेक करना है पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं है। यदि पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो वो आपके कहाँ पर जाएंगे, कैपिटल में, वो भी ड्राइंग। ठीक है, जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो ड्राइंग होती है। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है। जैसे मान लीजिए जो कंपनी के ओनर है, कंपनी के ओनर या तो प्रोप्राइटर हो सकता है या डायरेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी डायरेक्टर या प्रोप्राइटर ने पर्सनल ट्रेवल की और उसे बिजनेस खर्चों में ऐड किया, तो वो लीगल नहीं है। ठीक है, या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो पर्सनल होंगे लेकिन उसको बिजनेस में ऐड नहीं करने होंगे, या कोई मेंबरशिप ली हुई है। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे खर्चे होते हैं पर्सनल वाले जो बिजनेस में ऐड किए जाते हैं, तो वो आपको चेक करना है। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको जो फेक एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको डिडक्ट करने होते हैं।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।